आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहां लखनऊ शहर, लखनऊ ग्रामीण के बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो जोश मैं देख रहा हूं आप में, जो लगन पार्टी के प्रति देख रहा हूं, जो उमंग मैं देख रहा हूं, वह मुझे उत्तर प्रदेश के भविष्य की कहानी के बारे में स्पष्ट संकेत दे रहा है, यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। राजनीति में कुछ विचारों को लेकर के बढ़ना, उसको अपने आप में समावेश करते हुए देश के लिए कुछ कर गुजरना, इसकी तड़प मन में इच्छा हम सब लोग रखते हैं और उसके लिए कोई ना कोई माध्यम भी ढूंढते हैं, और माध्यम होती है राजनीतिक दल। देश में लगभग 1500 पार्टियां हैं, 1500 राजनीतिक दल हैं। कुछ उसमें से राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है और कुछ में रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। हम सब लोग भी राजनीति में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा सबको कहता हूं कि जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला, उसे राजनीति की दृष्टि से अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको खुश करने के लिए नहीं कर रहा। जरा ऊपर लेह लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे केरला तक, और इधर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक आप नजर दौड़ा के देखो। हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी हैं, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हुई हैं। कोई पार्टी नहीं बची है। पिता अपना बैटन बेटे को ही देके जाएगा, बाकी जितने हैं झंडा लेके दौड़े। यह भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बदल देता है। यहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति देश के रक्षा मंत्री बनते हैं, जहां साधारण परिवार से आने वाले देश के व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भारत के गृह मंत्री बनते हैं, और जहां साधारण परिवार से आने वाले लोग में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। ये मंच पर बैठी हुई आप तस्वीर देख लीजिए, किसी के भी परिवार के व्यक्ति राजनीति में नहीं थे। और इसको छोटा सौभाग्य मत मानना मित्रों, ये प्रजातंत्र में बढ़ती हुई पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कई बार इस बात को दोहराता हूं और मेरे मन में इच्छा होती है जब भी कार्यकर्ता मिलता है तो मैं उससे शेयर करूं। कोई भी राजनीतिक दल में व्यक्ति या तो बाय चॉइस आता है, यानी उसने सारे राजनीतिक दलों को पढ़कर समझकर उसको लगा तो वो बीजेपी में आता है, या कोई बाई एक्सीडेंट आ जाता है। बाई एक्सीडेंट ऐसे होता है, इमरजेंसी लगी, कांग्रेस से लोग बहुत विमुक्त हुए, अन्य दलों में गए, कुछ बीजेपी में भी आ गए। और कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसमें लोग किसी के साथ जुड़ के चले आते हैं, एसोसिएट होके चले आते हैं। उनसे पूछो कैसे पहुंचे, तो बोला जी हमको वहां पर मिले थे शमशेर जी, वो जाते थे बीजेपी में, मैं भी साथ हो गया। मैं कहता हूं कि आप बाई चांस आए
दिनों की बात सुनाऊं, बार बार मन में इच्छा होती है। 80 का दशक था, बीजेपी का जन्म हुआ था, जनसंघ से हम बीजेपी में आए थे, जनता पार्टी होती। मैं उस समय विद्यार्थियों में काम करता था, विद्यार्थी परिषद में काम करता था। उस समय कांग्रेस का बोलबाला था, हम विचार के लिए लड़ रहे थे, दूर दूर तक सफलता दिखने को नहीं दिखती थी। तो हमको लोग, हमारे साथी बोलते थे, नड्डा यू आर ए गुड पर्सन बट इन ए रॉन्ग पार्टी। तो मैं उनसे पूछता था, बट आई एम विद द राइट आइडियोलॉजी, मैं सही विचारधारा के साथ। तो वो कहते थे व्हाट विल यू डू विद आइडियोलॉजी। तो मैं कहता था कि आइडियोलॉजी इज दी ओनली रीजन विच ब्रिंग्स चेंजेस, वही परिवर्तन लाता है। और इसलिए हमको परिवर्तन लाना है तो आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहिए। तो बोलते थे, हमको बोलते थे कांग्रेस के लोग, नड्डा यू डोंट नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज पावर, विदाउट पावर नथिंग। आज जब वो मुझे मिलते हैं तो मेरे साथी, तो मैं उनसे पूछता हूं, डू यू नो पॉलिटिक्स? कहने का मतलब यह है कि सच्चाई हमेशा आगे बढ़ती है, वो कभी लालच से भ्रमित नहीं होती है, वो सच्चाई के साथ चलती है। इसको हमको समझना चाहिए। हमको कांग्रेस साथी मिला करते थे, कैंटीन में बैठ करके सिगरेट के गुलछर्रे उड़ाते हुए वो कहते थे रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन, नड्डा यू डोंट नो व्हाट इज रेवोल्यूशन। मैं कहता था यू डोंट नो व्हाट इज इवोल्यूशन, इंडिया नीड्स इवोल्यूशन। यहां इवॉल्व होता है, रिवॉल्व नहीं होता है, इसलिए इवॉल्व करने की आवश्यकता होती है। आज वो मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या हाल है, बोलते हैं कि हम तो यूनिवर्सिटी तक ही रह गए, कहां मालूम था कि क्या होगा। कहने का मतलब मैं ये अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैं उस दिन भी था तो भगवान ने हमको ये मौका दिया था कि मैं सही राजनीतिक दल में था, ताकि उपकरण बन सकूं और परिवर्तन में मोदी जी के साथ जुड़ करके, योगी जी के साथ जुड़ करके देश और प्रदेश में परिवर्तन ला सकूं। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों को सबको बधाई देना चाहता हूं कि ये ताकत, ये बूथ अध्यक्षों की संख्या, दो दिन के सूचना पर, एक दिन की सूचना पर ये संख्या, ये ताकत, मित्रों ये ताकत अमूल्य है। और यही ताकत हमारे को परिवर्तन लाने में योजना तरीके से चलने के लिए एक माध्यम बनता है। हमसे लोग पूछते थे, अच्छा नेता बताओ व्हाट इज योर इकोनॉमिक प्रोग्राम, आपका आर्थिक कार्यक्रम क्या है? क्योंकि उन्होंने दास कैपिटल के 10 बड़े शब्द सीख रखे थे, तो शायद परिवर्तन के चैंपियन तो वही थे, बाकी तो जानते ही नहीं थे। लेकिन मित्रों, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जो इसी धरती से पैदा हुए और जिन्होंने देश दुनिया में परिवर्तन लाया, वो एकात्म मानववाद को साक्षात रूप में करने का काम मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यह हमको समझना चाहिए। अब ये नारा आपने लगाया, जय श्री राम का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का द्योतक है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़े, एकात्म मानववाद को सम्मिलित किया, और देखिए अर्थ को भी समझने का तरीका पूर्णतः समझा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने समझा। कैसे समझा? आपको मैं बहुत बढ़िया खाना खिलाता हूं और आपको मैं बहुत अच्छे कपड़े देता हूं और आपको आपकी सुविधाएं देता हूं, और मैं कहता हूं कि आप जो आप बोलोगे वहीं बैठोगे और उसे इधर उधर नहीं खिसकोगे, आप शांत रहोगे। वामपंथी कहते हैं कि पेट की भूख ही सबसे बड़ी चीज है। क्या मैं बढ़िया खाना दे दूं और बोलूं कि यहीं बैठो, आप बैठोगे? क्या वही संतुष्टि का कारण बनेगा? अगर मान लीजिए कि आपको मैं हद से निकाल दूं और सिर्फ आपके मन की शांति दे दूं, आप खुश होगे? यह संपूर्णता में सोचने का काम दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। उन्होंने कहा जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा आत्मसात होकर के आगे बढ़ती है, वही संपूर्ण सुख का कारण बनता है। उसको हमको समझना चाहिए। यह है एकात्म मानववाद। जब मानववाद में एकात्मता आती है, अर्थ भी चाहिए, मन भी
भी चाहिए, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, आत्मा की सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, और मेरी ही नहीं चाहिए, मेरे पड़ोसी की भी चाहिए। मुझे खाने को मिल जाए, मेरा पड़ोसी भूखा है, मुझे संतुष्टि नहीं होगी। यह है उत्तम समाज की निशानी, इसको हमको समझना चाहिए और इस कल्पना को लेकर के हम चले। और उसमें से निकला सब अंत्योदय, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको हमको समर्थन करना है। उसमें से निकला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उसमें से निकला फिर जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत। ये किसके लिए समर्पित है? ये 8 करोड़ बहनें कौन है जिनको गैस का चूल्हा मिल रहा है? ये 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कौन है जिनको ये गैस का चूल्हा मिल रहा है? ये वो गरीब लोग हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो गैस का चूल्हा देखेंगे, उनको ये नसीब हुआ। ये हमको समझना चाहिए। 1 करोड़ को 40 लाख के आसपास हमारे यहाँ टॉयलेट्स बने, स्वच्छता अभियान, मोदी जी के स्वच्छता अभियान का मजाक बनाया जा रहा था। आज दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि स्वच्छता अभियान ने भारत की तस्वीर बदली है। ये मोदी जी को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए पुरस्कृत किया। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स बने। मैं सही आंकड़े आपको बताऊंगा, लेकिन लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। और फिर मैं कहूंगा मित्रों, ये टॉयलेट घर, ये सिर्फ टॉयलेट ही नहीं था, ये महिलाओं का सम्मान का इज्जत घर था। इसको हमको समझना चाहिए। क्या ये सही तस्वीर नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 2014 के पहले बहनें अपने नित्य क्रम के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी गांव में? क्या ये सही बात नहीं है कि उनको अपने जीवन में कितना नैतिक कार्य, नित्य क्रमों के लिए कितना उनको कष्ट भोगना पड़ता था? आज मोदी जी ने उनको आजाद किया है और वह स्वच्छ भारत में, और उत्तर प्रदेश और भारत देश ओडीएफ फ्री हो गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। इस बात को हमको समझना है। मैं गांव से आता हूं, सौभाग्य योजना की बात करें, गांव वाले बोलते थे हमें बिजली दे दो, हमारे पास हमारा नया मकान बनाया, हमको हमको कम। क्या बोलता था जी? तार है तेरे पास? नहीं। तो तार नहीं है तो मैं कहां से तुमको बिजली दूंगा? जैसे तार देना उसकी जिम्मेवारी थी, लेकिन नहीं था। आज वो तार सौभाग्य योजना के तहत, और उसके बाद क्या बोलते थे कि खंबा है, ऐसा करो गांव वालों को लेके आना, खंबा ले जाना अपने कंधों पर, जब खंबा पहुंच जाए तो बता देना, तो मैं जूनियर इंजीनियर को भेज दूंगा। ये गांव की तस्वीर थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? मुझे नहीं मालूम कि आप गांव से कितनी जुड़े हैं, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं आपको कह सकता हूं। तो उस समय हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 150 से ज्यादा नहीं थी। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 10 लाख पर डे हो गई है, और उत्तर प्रदेश की 1.5 लाख है। 1.5 लाख पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी उत्तर प्रदेश की। ये छोटी घटना नहीं है। 700 से ज्यादा हॉस्पिटल, और पूरे देश में 2,500 से ज्यादा हॉस्पिटल बन गए। एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था, आज 2,500 के हॉस्पिटल बन गए। आत्मनिर्भर भारत में उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सारे का सारा बाहर से आता था, हम नहीं बनाते थे। आज हम 5 लाख पर डे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बना रहे हैं। उस समय हमारे पास वेंटिलेटर नहीं था, 3 लाख वेंटिलेटर भारत बना रहा है। इसलिए आज भारत कोविड से लड़ने के लिए तैयार हुआ और देश को बचाया, और सबसे कम मॉर्टेलिटी रेट और सबसे अच्छी रिकवरी रेट खड़ी हुई तो भारत की हुई। यह हमको समझना है। आज हमारी रिकवरी रेट 97 से ज्यादा है, 97% प्लस समथिंग, हर दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़, अमेरिका की आबादी 33 करोड़, वहां मरने वालों की संख्या 4 लाख। यहां जान सबकी महत्वपूर्ण है, लेकिन 8,000। हमको यह अंतर समझना पड़ेगा, ये लीडरशिप की क्वालिटी समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से मोदी जी ने देश को कोरोना से बचाया और किस तरीके से योगी जी ने इसमें सहयोग करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा करके ले गए। इसको हमको समझना चाहिए। और क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है
ये सच्चाई नहीं है कि जब हमारे मजदूर भाई चले तो उत्तर प्रदेश ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के मजदूरों की चिंता नहीं की, बल्कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले हर मजदूर की चिंता की और इसको देश में सराहा गया। ये भी लाखों तो आए जिनको हम लोगों ने घर तक पहुंचाया, योगी जी ने पहुंचाया, लेकिन लाखों ऐसे थे जिनको यहां से भेजने का भी उनके प्रदेशों में इंतजाम किया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए और सारे देश ने सराहा है। मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं। कल के सर्वे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जितने आगे उनको दिखाया गया है, तो हमारे योगी जी को भी नंबर 1 का चीफ मिनिस्टर दिखाया गया। आप सब बधाई के पात्र हैं, मैं उसके लिए बधाई। यही इसके साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1,70,000 करोड़ रुपए का 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का इंतजाम, उनके खातों में पहुंचाने का इंतजाम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए पहुंचाने का इंतजाम। और ये नवंबर दिसंबर में तीसरी किस्त भी 18,000 करोड़ रुपए 8 करोड़ 56 लाख किसानों के खाते में पहुंचाया गया। ये यही मोदी जी के नेतृत्व में देश है, जहां आज से कुछ साल पहले स्वर्गीय राजीव गांधी बोला करते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे खर्च हो जाते हैं रास्ते में और 15 पैसे ही पहुंचते हैं जिसको मिलना चाहिए। वहां मोदी जी ने कोरोना की अवस्था में, जहां पोस्टमैन नहीं, जहां पोस्ट ऑफिस नहीं, जहां पोस्ट के लिए काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए पहुंचा। दिव्यांग के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए 1,000 रुपए पहुंचा दिया 3 महीने। ये छोटी घटना नहीं है। 8 करोड़ 56 लाख किसानों के लिए पहुंचा दिया। अब हम आत्मनिर्भर भारत में काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च होना है। मैं बूथ के सभी अध्यक्षों से कहूंगा, कोई भी आपके गांव का किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन में छूट नहीं जाना चाहिए, उसको जोड़ो। मोदी जी 1 लाख करोड़ रुपए भेजेंगे, पैसा मोदी जी भेजेंगे, तय आप करोगे कि वो खर्च कहां होना है किसानों के लिए। ये बदलता भारत है, इसको हमको एमएसएमई सेक्टर के लिए काम हो रहा है, उसके लिए अर्थ की व्यवस्था हो रही है। हर दृष्टि से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, और वोकल फॉर लोकल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो आपने तय किया है कि हर जिले का एक न एक सामान उसको हम वोकल करके लोकल से वोकल बनाएंगे और उसको हम वर्ल्ड ब्रांड बनाएंगे। इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में सामर्थ्य है, हर जिले में कोई न कोई कैपेसिटी है जिसको वो पूरा कर सकता है। मित्रों, ये सब बातें मैं आपसे इसलिए करना चाह रहा हूं कि आप एक बूथ के अध्यक्ष होने के नाते आप इन सारी बातों की गहराई से चिंतन कीजिए, आंकड़े याद कीजिए और आंकड़ों को याद करके उसको नीचे धरती पर उतारने का प्रयास कीजिए। राजनीतिक कार्यकर्ता हवा में बात नहीं करता, राजनीतिक कार्यकर्ता वैक्यूम में बात नहीं करता। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए तथ्यों के आधार पर जाना चाहिए और तथ्य हमारे पास है, उनको हमको आगे बढ़ाना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे, इनको बूथ के हर अध्यक्ष और हर कार्यकर्ता को इसको बताना चाहिए, इसको आगे रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की दृष्टि से तो काम हुआ ही, रोजगार की दृष्टि से भी अच्छा काम हुआ है। यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों ने एमओयू साइन किया है। 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ की इन्वेस्टमेंट में लोगों ने लगाया है, धरती पर लगाया है। ये छोटी घटना नहीं है, इसको हमको ध्यान से लेकर के लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग करेंगे। एक मैं निवेदन करने जरूर आपको आया हूं और वो ये है कि ये सारी चीजों को आप बूथ तक कैसे पहुंचाएंगे और बूथ तक पहुंचाने के लिए आपको उसमें से क्या क्या चीज जोड़नी पड़ेगी और किन किन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ेगी। और जब मैं ये बात कहता हूं तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर मंडल
पदाधिकारी को यह चिंता करनी होगी कि वो हर महीने, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे मंडल का पदाधिकारी सिर्फ पदाधिकारी नहीं होता है, उसको किसी न किसी बूथ की जिम्मेवारी दी जाती है। और लगभग हम मानते हैं कि जिसको आप सेक्टर बोलते हैं, एक मंडल में लगभग कोई 15 से 16, 17 सेक्टर होते हैं, जिसको आप शक्ति केंद्र भी बोलते हैं। आपके यहां सेक्टर बोला जाता है, हमारे कई जगह पर उसको शक्ति केंद्र भी बोला जाता है। हर मंडल के पदाधिकारी को कोई ना कोई बूथ दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि मंडल का पदाधिकारी हर बूथ पर महीने में एक बार जरूर जाए और बूथ की समिति के साथ बैठ करके अच्छे तरीके से बूथ की रचना की चिंता करें। महामंत्री होना यह पोस्ट है, यह जिम्मेवारी है, लेकिन फलाने बूथ का मैं इंचार्ज हूं, यह उसकी जिम्मेवारी है, इसको उसको पूरा करना पड़ेगा, महीने में एक बार जाना पड़ेगा, उसकी चिंता उसको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमको यह भी चिंता करनी पड़ेगी कि वहां जाकर के, जैसे मेरा निवेदन है कि हर महीने के अंतिम संडे को मन की बात होती है। हमारे 21 मेंबरान का एक बूथ की कमेटी होती है। सबसे पहले तो चिंता यह कीजिए कि क्या इस बूथ में समाज के सभी लोग जुड़ गए हैं, समाज के सभी लोगों का समावेश है। अगर समाज के सभी वर्गों का समावेश नहीं है तो समावेश किया जाए और हम लोगों को इस बूथ के साथ साथ हर बूथ पर मन की बात के लिए, हर बूथ पर मन की बात के लिए एक साथ इकट्ठे होकर के समिति के लोग तो देखे ही देखे, साथ में समाज के लोगों को भी जोड़ करके वो देखने का काम करें। इस बात को हमको चिंता करनी चाहिए। उसी तरीके से मन की, मैं ये सारी कल्पनाएं आपके सामने रख रहा हूं जिसको हमको साकार करना है। मुझे खुशी है, पूछताछ हुई तो पिछली बार लोगों ने मन की बात को बूथ समिति पर, बूथ के लेवल पर उतारा। मैं चाहूंगा कि मीडिया इस बात को हाईलाइट करे और अगले आने वाले 31 तारीख को जब मन की बात होती है तो हर कार्यकर्ता अपने बूथ पर अपनी समिति के साथ और अपने सज्जनों के साथ, अपने गांव वालों के साथ मन की बात देखे। इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। मैं ये भी चाहूंगा कि मंडल का व्यक्ति जब जाए तो कभी न कभी बूथ समिति के लोगों का एक साथ नाश्ता या भोजन होना चाहिए और इस भोजन में कोई बाहर से व्यवस्था नहीं करे। हर कोई अपने घर से 2 रोटियां लेकर के जाए और अपना खाना खुद नहीं खाए, अपना खाना दूसरे को खिलाए, दूसरे के घर से आया हुआ खुद खाए। इस बात को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। सामाजिक समरसता को हमको लेटर और स्पिरिट में उतारना है। हम सब समाज के लोग एक साथ हैं, एक दृष्टि को लेकर के चल रहे हैं और एक काम और करना चाहिए, वो है पन्ना प्रमुख का। एक बूथ पर लगभग 900 से 1000 वोट होते हैं और एक बूथ की पन्ने में लगभग बूथ लिस्ट अगर आप देखेंगे तो 30 से 35 पन्नों की होती है और एक पन्ने पर 30 नाम होते हैं। 15 एक तरफ होते हैं, 15 एक तरफ होते हैं, यानी 30 नाम एक पन्ना पर होता है। इस वर्ष मैं आपको टारगेट देता हूं बूथ के अध्यक्षों को, एक एक पन्ना के लिए एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेवार बनाइए और वो हर 15 दिन पर उन कार्यकर्ता, उन 30 लोगों से मिलने का, संपर्क साधने का काम करे। और इतना ही नहीं, उनके सुख दुख में शामिल हो, उनके साथ खड़ा हो, उनके सामाजिक समरसता में योगदान करे और उनके भाई के नाते, उनके बहन के नाते उसको पूरा का पूरा आदर देते हुए मुख्य धारा में शामिल करने का काम करे। यह पन्ना प्रमुख की दृष्टि से हमको करने की जरूरत। आगे चल के मैं पन्ना कमेटी पर भी आपको लाऊंगा, वो टारगेट आपको अगली बार दूंगा, लेकिन हाँ, हमको पन्ना प्रमुख से पन्ना कमेटी तक जाना है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, देश के कोने कोने तक कोई बूथ नहीं छूटना चाहिए, हर जगह पन्ना कमेटी होगी और हम पन्ना कमेटी के नाम से कमल को खिलाएंगे, हर बूथ पर खिलाएंगे। इस कल्पना को लेकर और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दुनिया में सबसे जाने माने नेता के रूप में
जिम्मेवारी होती है। ऐतिहासिक पल जब आते हैं तो उस समय आपको यह सौभाग्य नहीं मिला कि धारा 370 को धाराशाही होते हुए आपने अपनी आंखों से देखा है? आपको खुशी नहीं? क्या यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात नहीं है कि 500 साल 1000 साल से राम जन्मभूमि की हम बात कर रहे थे? राम जन्मभूमि का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हमने अपने माध्यम से अपने आंखों से योगी जी की उपस्थिति में। ये छोटी घटना है क्या? ये छोटी घटना है? ट्रिपल तलाक हमारी मुस्लिम बहनों को, देखो पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं, ईरान में ट्रिपल तलाक नहीं, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं, मलेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं। ये सब मुस्लिम देश है, मुस्लिम बहुतायत देश है। और हमारा देश, भारत देश, सेक्युलर देश, हमारी मुस्लिम बहनों को मोदी जी ने उनको आजाद किया, मुख्य धारा में शामिल किया। क्या ये ऐतिहासिक घटना है? तो ये सब चीजें हमने देखी है, हमने समझी है। और इसलिए आने वाले समय में जब आप बुजुर्ग होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बाबा बता, जब मोदी जी देश का परिवर्तन कर रहे थे तो तुम कहां खड़े थे? तो आपको यह सौभाग्य मिलेगा कहने का कि बेटा उस समय हम लोग भी जंग लड़ रहे थे और हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये करने के लिए पहले बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए हमको काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काम में लगेगा। ये सच में मित्रों, अगर जिन लोगों ने पिछले 30-40 साल से काम किया है उनको ये ध्यान में आता होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज एक सफल उपकरण बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, जो समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एम्पावरमेंट ऑफ द कंट्री, एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर, सशक्तिकरण महिलाओं का। और ये जो नतीजे आए थे, अभी जो छोटा सा चुनाव, वो कौन सा प्रदेश है जहां बीजेपी आगे नहीं है? लद्दाख हिल काउंसिल बीजेपी जीतती है। जम्मू कश्मीर धारा 370 को धाराशाही करने के बाद, खुपकर के सारे लोगों को मिलाने के बाद, उसके बावजूद भी वोट शेयर में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आती है और सबसे ज्यादा सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी। श्रीनगर में बीजेपी जीतती है, बांदीपुरा में बीजेपी जीतती है, वहां कमल खिलता है। हमको समझना चाहिए। क्या कर्नाटक, क्या केरला, क्या तेलंगाना, क्या उत्तर प्रदेश 7 में से 6 सीटें बीजेपी, क्या गुजरात 8 में से 8 सीटें बीजेपी, जो कांग्रेस की सीटें थे वो बीजेपी ने जीती। क्या मणिपुर 5 में से 4 सीटें बीजेपी,